हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वनमाली रचित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आदमी और कुत्ता। मैं आपके सामने अपने एक रेल के सफ़र का बयान पेश कर रहा हूँ। जिस दिन का यह जिक्र है उस दिन गाड़ी में खूब भीड़ थी। अब तो गाड़ियों को खूब खचाखच भरे आने का एक रोग हो गया है, इसलिए भले लोग सफ़र करने के पहले गाड़ी में अपने लिए बर्थ रिज़र्व करा लेते हैं, पैसे देकर सीट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मैं बर्थ रिज़र्व करा नहीं पाया था और अपने लेने देने के पचड़े को मुझे अभ्यास नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में बड़ी परेशानी उठाकर मैं 4 बर्थ वाले 3rd क्लास के एक छोटे डिब्बे में अपने को टेकने भर के लिए जैसे तैसे स्थान प्राप्त कर सका। डिब्बे में चारों तरफ मैंने नज़र घुमाई तो उसमें मुझे आदमियों से असबाब ही अधिक दिखाई दिया। लकड़ी के खोखे, टीन के बक्से, बाँस के बटौल टिपारे और कई थैलियों ने बाकायदा 3 बर्थों पर ऊपर नीचे मज़े की एक नुमाइश लगा रखी थी। मेरे मन में थोड़ी झुंझलाहट हो गई। मैंने कहा, यह भी एक ही रही। आदमियों के लिए यह डिब्बा ठहरा, लेकिन क्या यह असबाब भी अपने को कोई आदमी समझता है? जैसे इसके सामने नाचीज़ आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं। दुनिया में आदमी को आदमी नहीं प्यारा है, अपना असबाब प्यारा है। वह डिब्बा जैसे इस बात का खूब स्पष्टता से पुकार कर प्रचार करता सा लगा। जब गाड़ी खुल गई और लोग दबमुंद कर जहाँ तहाँ बैठ गए, तब मैंने अपने पास बैठे सहयात्री से पूछा, क्यों भाई, इतना सारा सामान किसका है? सहयात्री ने मुझे बताया, उन सिंधियों का है बाबूजी। और उसने मुझे पहचानवाने के लिए अपनी उंगली दूसरी बर्थ पर बैठे हुए 2-3 आदमियों की ओर घुमा दी। उसी यात्री ने आगे मुझे बताया, मैं नागपुर से इनके साथ आ रहा हूँ बाबूजी। वहाँ एक सिपाही इनके साथ आकर सवारियों को हटाकर इनका सामान रखवा गया। मुझे किस्सा दिलचस्प लगा और मैंने उसके सूत्र को यहीं नहीं टूट जाने दिया। मैं सिंधियों की ओर मुखातिब हुआ। मैंने पूछा, क्यों भाई, इतना सारा क्या सामान है? एक ज़रा अधेड़ उम्र का सिंधी बोला, यही बाबूजी कुछ कपड़ा और मनिहारी का सामान है। हम शरणार्थी लोग हैं, हमारा सब तो पाकिस्तान में छूट गया। अब कुछ रोज़गार कर बाल बच्चों का पेट पाल लेते हैं। मैंने जवाब दिया, मैं कहाँ तुम्हें अपने बाल बच्चों के पेट पालने से रोकता हूँ, लेकिन यह तो आदमियों का डिब्बा है। ये बक्से और खोखे और थैले तुम्हें असबाब के डिब्बे में बुक करने थे। वहीं अधेड़ सिंधी बोला, बाबू साहब, इन्हें आदमियों के दर्जे में लाने के लिए हमने 10 रुपये खर्च किए हैं। बात इस तीखे ढंग से कही गई कि उसका स्वाद मुझे ज़रा नमकीन लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब? सिंधी बताने लगा, बाबू साहब, 5 रुपये मैंने टिकट चेकर को दिए जिसने हमें ये सामान प्लेटफॉर्म के भीतर लाने दिया। 3 रुपये हमने पुलिस वाले को दिए जिसने आकर सामान डिब्बे में लदवाया, और 2 रुपये हमने कूली को सामान ढोने के लिए। इसी दौरान एक टिकट चेकर हमारे डिब्बे में आ पहुंचा। उसने भी सामान पर अपनी नज़र घुमाई और पैसेंजरों की मुसीबतों को भापा। पैसेंजरों की टिकट चेक करने के बाद उसका प्रश्न हुआ, ये किसका सामान है? वहीं अधेड़ सिंधी बोला, हमारा है हुजूर। टिकट चेकर छूटते ही कहने लगा, तुम सिंधी लोग बड़ा ख़राब आदमी हैं। सरकार की मेहरबानी का गैर वाजिब फ़ायदा उठाता है। इतना सारा सामान गाड़ी में काहे लाद लिया? देखता नहीं पैसेंजरों को तकलीफ़ होती है। तुम्हारे पास इस सामान का टिकट है? सिंधी इस प्रश्न के लिए जैसे पहले ही तैयार था। वह नामालूम कितनी बार दोहराया हुआ अपना वही पहाड़ा पढ़ने लगा।
हम शरणार्थी लोग हैं, हमारा सब तो पाकिस्तान में छूट गया। हम आपकी दया पर पेट पालते हैं, लीजिए सिगरेट पीजिए। और सिंधी ने कैची सिगरेट का एक नया पैकेट अपनी जेब से निकालकर टिकट चेकर साहब के हाथ में थमा दिया। टिकट चेकर ने सिगरेट का पैकेट लेते हुए और उसे अपने पास की माचिस से जलाते हुए पूछा, सिगरेट नहीं, हम टिकट मांगता है। बताओ टिकट है? सिंधी बोला, नहीं है हुजूर। तो बोलो कितना मन सामान है, हम रसीद बनाएगा। और टिकट चेकर ने अपनी जेब से रसीद बुक निकाल ली। 2 मन होगा हुजूर। टिकट चेकर ने कहा, नहीं तुम झूठ बोलता है, ठीक ठीक बताओ। तो 3 मन होगा हुजूर। फिर टिकट चेकर ने कहा, नहीं ज़्यादा है, ईमान से बोलो। फिर सिंधी ने कहा, तो फिर हुजूर जितना समझते हो उतना लगा लें। हुजूर माई बाप है। फिर टिकट चेकर ने कहा, माई बाप क्या है, बेटिकट सामान लाता है और मसूल भी देना नहीं चाहता। गाड़ी तुम्हारे बाप का है। सिंधी चुप। फिर टिकट चेकर ने कहा, बोलो तुम ठीक ठीक बोलो, कितना मन सामान होने को सकता है, हम तुम्हारी बात का एतबार करेगा, तुम पर अन्याय नहीं करेगा। सिंधी ना मालूम क्यों फिर भी चुप टिकट चेकर के सामने खड़ा रहा। इसी बातचीत के दरमियान गाड़ी के एक दूसरे स्टेशन पर आकर रुकी। सिंधी और टिकट चेकर डिब्बे से उतरकर नीचे प्लेटफॉर्म पर चले गए। कुछ देर बाद गाड़ी चलने के पहिए जब सिंधी वापस डिब्बे में लौट आया, तब मैंने पूछा, क्यों साई, क्या हुआ? सिंधी बोला, होता क्या है बाबू साहब, आदमी तो कुत्ता है, रोटी का टुकड़ा डाल दिया और उसका भौंकना बंद हो गया। सिंधी की बात ने मुझे बहुत गहरे तक चीर दिया। मैंने सोचा, यह सिंधी जो अपने स्वार्थ में दबकर अपने उस टिकट चेकर से हुजूर हुजूर कर रहा था और पूंछ हिला रहा था, क्या उतना ही बड़ा कुत्ता नहीं है जितना कि वह टिकट चेकर? रोग अपने भीतर है और आदमी अपने आँखों पर पट्टी बांधकर उसके कारण दूसरों में खोजता फिरता है, तब उसका इलाज उसे कहाँ मिले? मैंने सिंधी से आगे सवाल किया, क्यों साईं, ये बाजी तो तुमने मार ली, अब जहाँ तुम उतरोगे वहाँ कैसे बच पाओगे? सिंधी के पास जैसे इस सवाल का भी जवाब मौजूद था। वह चट से बोला, वह मेरी एक टिकट चेकर से दोस्ती है, वह जब तक मेरी दुकान पर आता है तो जो सामान ले जाता है उसके पैसे नहीं देता। मैंने जैसे एकाएक दूसरे ही ढंग से सिंधी से प्रश्न कर लिया, क्यों साई, क्या ये अच्छा ना हो कि तुम आदमी को कुत्ता ना समझो और टिकट लो और ईमानदारी बरतो? मेरी इस बात पर वह सिंधी जैसे तन कर खड़ा हो गया और बोला, बाबू साहब भला बताओ कौन आदमी आज ईमानदार है? आप जिसे कहो उसे मैं रिश्वत खिलाकर बता दूं, फिर यह तो बिजनेस है। दुक्का चोरी से 2 पैसे हम महसूल में बचा लेते हैं, तो 2 पैसे सस्ता माल भी तो हम ग्राहकों को बेचते हैं। बताओ इसमें हम क्या बेईमानी करते हैं? मैंने सिंधी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जवाब देना नहीं चाहा, क्योंकि जिसने अपनी सफाई के लिए ऐसी मजबूत चौहदी बांध रखी थी उसे जल्द तोड़ना सरल भी तो नहीं था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, साईं, आदमी जब कुत्ता है तब वह ईमानदारी और बेईमानी क्या समझेगा? मालूम नहीं सिंधी मेरी बात समझा भी या नहीं। वह चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन मुझे अपने जवाब से ही संतोष नहीं हुआ। मैंने सिंधी पर करारा व्यंग्य किया, मगर उस व्यंग्य की गिरफ्त में मैं स्वयं ही फंस गया। मैं आदमीता का हामी था, तो क्या मुझे सिंधी को कुत्ता बनाकर ही शांत हो जाना चाहिए था? यह कैसा भयानक विश्वास है जो आदमी को कुत्ता समझने को मजबूर करता है। मुझे सिंधी के इस विश्वास को तोड़ना चाहिए था और बताना चाहिए था कि यह आदमी की हार है, असलियत तो यह हो ही नहीं सकती।
स्वार्थ से दबकर पूंछ हिलाना आदमी को नहीं सोहता। उससे लड़ने और उस पर काबू पाने में ही सच्ची इंसानियत है। मुझे सिंधी को समझना चाहिए था कि वह टिकट चेकर से जाकर कहे, नहीं मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मैंने जुर्म किया है तो मुझे दंड मिले, मैं दंड के लिए तैयार हूँ। तभी गाड़ी एक तीसरे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। मैं अपनी सीट से एकाएक उठकर आकर सिंधी के पास पहुँचा और बोला, साईं तुम गलती पर हो, आदमी कुत्ता नहीं है, ज़रा तुम मेरे साथ आओ तो। मैं तब सिंधी को साथ लेकर डिब्बे से उतरकर प्लेटफॉर्म पर उसी टिकट चेकर को खोज करने लगा। जब वह मिला तब मैंने पास बुलाकर उससे कहा, देखिए इस सिंधी ने जितने दाम आपको दिए हैं उसमें बाकी जो हो मुझसे लेकर आप मुझे सामान से महसूल की एक रसीद तो बना दीजिए। टिकट चेकर साहब मेरी बात सुनकर पहले ज़रा सन्नाटे में आ गए, फिर ज़रा हंसकर बोले, बाबू तुम पागल हुआ है, यह तो रोज़ का किस्सा है। यह लाला लोग मेहरबानी चाहता है और तुम जानता है कि मेहरबानी मुफ्त में नहीं बढ़ता। मैंने जवाब दिया, मैं ऐसी रोज़ के किस्से को तोड़ने आया हूँ। मैं तो आपसे मेहरबानी नहीं मांगता, महसूल की रसीद मांगता हूँ, ज़रा जल्दी कीजिए तो। तब सिंधी बोला, बाबू साहब मेहरबानी के एवज में मैंने उन्हें 5 रुपए दिए हैं। मैंने टिकट चेकर से कहा, लीजिए ज़रा जल्दी रसीद बुक निकालिए और रसीद बनाइए। टिकट चेकर साहब ने तब बाकी पैसे मुझसे लेकर पूरे 5 मन सामान की रसीद बना दी और मैं उसे लेकर सिंधी के साथ अपने डिब्बे में वापस चला आया। सिंधी बोला, बाबू साहब तुम तो महात्मा हो। मैंने जवाब दिया, नहीं साईं, महात्मा नहीं, लेकिन कुत्ता भी नहीं, सिर्फ आदमी हूँ। मैंने तुम्हारे 10-10 साल के बच्चों को रात में रेल के डिब्बे में गले में टोकनी बांधे चने बेचते देखा है। कुत्ता ऐसा नहीं करता। तुम में आदमी की मेहनत है, तब तुम आदमी के सम्मान को अपने स्वार्थ के लिए क्यों खोते हो? मेरी बात जैसे उस अधेड़ सिंधी व उसके साथियों को लगी। वे मेरे मुंह को टुकुर टुकुर ताकने लगी और आपस में अपनी भाषा में ना जाने क्या बतराने लगी। थोड़ी देर बाद उसी सिंधी ने अपनी सफाई दी, बाबू साहब आपका कहना सही है, लेकिन यह पापी पेट सब कराता है। बिजनेस क्या ईमानदारी को लेकर हो सकती है? मैंने सिंधी को समझाने की कोशिश की, साईं तुम उस टिकट चेकर से जाकर पूछो तो वह भी इसी पापी पेट की दुहाई देगा। यह पापी पेट इतने आगे है कि इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। पेट तो कुत्ता भी भरता है, किंतु इसलिए तुम्हें यदि कोई कुत्ता कहे तो क्या उसे गाली नहीं समझोगे? और वह गाली क्या तुम्हें नहीं लगेगी? देखो जैसे जहर की दवाई जहर है और कांटा कांटे से निकलता है, वैसे ही आदमी को ऊंचा समझो और स्वयं ऊंचे बनो। आदमी को कुत्ता समझने और स्वयं को कुत्ता बनाने से कुछ नहीं होने का। अब की बार मेरा स्टेशन आ गया और मैं अपना सूटकेस और होल्ड ऑल लिए डिब्बे से उतरने लगा। तभी उस अधेड़ सिंधी ने मुझे टोका, बाबू साहब ये अपने पैसे तो लेते जाइए। मैं चकराया, कैसे पैसे? सिंधी ने बताया, हमारे सामान का जो महसूल आपने दिया वह क्या मुझे आपको नहीं लौटाना चाहिए? मेरा चित्त प्रसन्नता से भर गया। मैंने हंसकर कहा, साईं तुम शरणार्थी लोग हो और हमारी दया पर दावा रखते हो। तुम पैसे रखो, मैं नहीं लूँगा, पर देखो अब कभी तुम आदमी को कुत्ता मत समझना। अच्छा नमस्ते। मैं जब डिब्बे से उतरने लगा तब सिंधी ने ज़बरदस्ती मेरे कोट की जेब में पैसे ठूसते हुए कहा, बाबू साहब आप ही ने अभी कहा था कि हम सिंधियों में आदमी की मेहनत है, तब फिर हमें अपने सम्मान की रक्षा तो करने दो। और वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा रहा।
मेरी आंखों में आंसू छलछला आए और मैंने झट से अपने हाथों की अटैची और होल्डॉल को वहीं दरवाजे पर पटक कर सिंधी को अपनी छाती से लगा लिया। मेरे रेल के सफ़र का बयां ख़त्म हुआ। आप शायद यह गलतफहमी कर लें कि यह मनगढ़ंत मैंने अपनी अच्छाई का प्रचार करने के लिए की है। सो इस कारण मैं अपना यह फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपको आगाह कर दूँ कि यह अच्छाई मेरी ही नहीं, आपकी सबकी है। सबके अंदर यह हल्की हल्की बिखरी हुई तैरती है। ज़रूरत है एक निश्चय की जो उसे संयोजित करके आदमी को कार्य के लिए बेचैन कर दे। मेरे भाग्य की एक ऐसी ही कठिन निश्चय मुझे अपनी ज़िंदगी में हाथ लगा और मैं अपनी कल्पना को यहीं यथार्थ में बदल सका। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।